सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी म्यूचुअल फंड सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा जो लास्ट वाला वीडियो था म्यूचुअल फंड वाला, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑडियो इशू है। मतलब आपको सब चीज़ समझ में आएगा बट ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है। ऑडियो में जो क्लैरिटी होती है वो क्लैरिटी नहीं है। मैंने बताया था इसका रीज़न, मेरा माइक ख़राब हो गया था। तो बीच में ऐसा इंटरप्शन हो तो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें पहले इस वीडियो की 5 मिनट समरी दूंगा। ठीक है, 5 मिनट समरी दूंगा, समराइज करूंगा कि मैंने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो 5 मिनट मैं उसमें लूंगा। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। देखो, हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो बनाया जो कि थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं उसको अभी अच्छे से आपको 5 मिनट में समराइज करूंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और आपको फिर और डिटेल्स में देखना हो तो आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने क्या बोला, क्लैरिटी नहीं है बट समझ में आपको सब चीज़ आएगा। ठीक है, फिर अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस मेथड्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आप कौन कौन से मेथड से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग इस वाली वीडियो में। तो चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा प्रीवियस वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका ऑडियो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार चाहो तो इसको देख सकते हो। क्लैरिटी नहीं है बस, बाकी सब समझ में आएगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, बस क्लैरिटी नहीं है आवाज़ में थोड़ी सी। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको समराइज़ कर देता हूँ। तो हम लोगों ने उस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, पहले हम लोगों ने देखा था प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है ना, प्रोज एंड कॉन्स देखा था म्यूचुअल फंड का, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। तो अगर मेरा किसी भी चीज़ का अगर मैं बात करूँ, अगर वो प्रोज ज़्यादा रहता है कॉन्स से, तो ऑब्वियसली हम लोग वो चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और इसमें काफ़ी सारा प्रोज है और कॉन्स बहुत कम है। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेके बताऊंगा कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। तो देखो, प्रोज में क्या है, मेरा बहुत ही स्मॉल कैपिटल लगता है। मेरा बहुत स्मॉल कैपिटल लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम, अगर मैं बात करूँ तो आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत कम अमाउंट है ये। तो इस रुपीज़ को स्टार्ट करके आप इतने कम रुपए से स्टार्ट करके एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हो। ठीक है ना, तो दूसरा आपका हो गया, एक तो स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, ये इसका बहुत बड़ा प्रोज है। लेकिन क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हो। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हो, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा खासा मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हो तो और ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, लैंड बचता है। ठीक है ना, रियल स्टेट बचता है। बट क्या 100 रुपीज़ में कोई रियल स्टेट बाई कर पाओगे, 100 रुपीज़ में क्या कोई रियल स्टेट बाई कर पाओगे, नहीं। यहाँ नहीं भी तो नहीं ना, कम से कम 10 लाख। ठीक है ना, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, 10 लाख में भी कुछ नहीं होता। ठीक है ना, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 100 से अपना वेल्थ बनाने का स्टार्ट कर सकते हो जर्नी, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोज बताया, 2 प्रोज बताया और मैं बताता हूँ अभी। अगर मैं थर्ड प्रोज की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ईजी है। ठीक है ना, ईजी है बहुत। और फोर्थ, डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, आपका पैसा किसी भी एक स्टॉक ना कि एक सेक्टर में जा रहा है, पैसा डाइवर्सिफाइड वे में जा रहा है। तो ईजी भी है, डाइवर्सिफाइड भी है। अगर इतना चीज़ है तो फिर कहीं ना कहीं रिस्क कम हो जाता है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं रिस्क कम हो जाता है। रेगुलेटेड है, हर चीज़ रेगुलेटेड है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कई कल को कोई पैसा आपका लेके भाग जाएगा, तो हर चीज़ रेगुलेटेड है। तो प्रोज काफ़ी सारा हो गया। ठीक है, कॉन्स देख लेते हैं। तो कॉन्स में मैंने कुछ कॉन्स डिस्कस किया था कि मार्केट में लगभग 1200 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मार्केट में लगभग 1200 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो इसमें आपको चूज करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस चीज को मैं आपको बता दूंगा, तो ये डिफिकल्टी आपका खत्म हो गया। दूसरा कौन सा अगर देखें तो एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, एग्जिट लोड, ये सब थोड़ा सा इसका चार्जेस है। अगर आप लेकिन प्रॉपरली चूज करते हो फंड तो ये भी प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। एक जो कौन सा बचता है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो कौन सा आपका कौन सा है, वो कौन सा आपका होता है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ सकता है। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड देखो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये मेरे लिए कोई कॉन्स नहीं है, मेरे लिए तो ये प्रोज है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का चीज़, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में, मतलब शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में जब भी आप बात करते हो, लॉन्ग टर्म में जब भी आप बात करते हो तो आपको एक सेफ चीज़ चाहिए और ट्रस्टेबल चीज़ चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड से बेहतर, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड ही बहुत बेहतर है, हर चीज़ में बेहतर है, बट म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ठीक है ना, आपका किस लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। ठीक है ना, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हो और जो कि सेफ रहता है। ठीक है ना, सेफ रहता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था।
लास्ट वीडियो में, और हम लोगों ने एक टॉपिक और डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो। ये कैटेगरी कौन कौन सी है? एक कैटेगरी में आप बांट दोगे इसको बेस्ड ऑन असेट क्लास, ठीक है। दूसरे में आप बांट दोगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें अगर हम असेट क्लास में बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी, डेट, ठीक है ना। एक आ जाएगा हाइब्रिड। गाइस, पास में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। इक्विटी डेट आएगा और तीसरे में मेरा हाइब्रिड आएगा। इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में क्या मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में क्या आपका प्लान है। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। तो इसमें आ सकता है आपका लिक्विड फंड आ जाएगा, ठीक है। ग्रोथ फंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड वाला फंड आएगा जो कि रेगुलर इनकम वाला है। अगर आपको देखो हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल्स में बताया, अगर आपको डिटेल देखना हो तो आप उस वीडियो में चले जाओ। ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है बट आपको समझ में सब आएगा। इस वीडियो में मेरे को लंबा नहीं करना तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और एक कैटेगरी मेरा और आता है जो कि एक स्पेशल कैटेगरी होता है। इसमें हम लोग रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं, मैरिज का करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन का करते हैं, तो बहुत चीज़ का करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में इतने तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो और बेस्ड ऑन असेट क्लास में आप इतने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो था हम लोग का, मतलब ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये हम लोगों का समरी था। ये हम लोगों का समरी था लास्ट वीडियो का, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था, ये इस चीज़ का समरी आपको मैंने बताया, अभी शॉर्ट में बताया बट अच्छी तरीके से बताया, ठीक है ना। आप एक बार उसको देख लेना, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज़ 100% जितना मैंने अभी तक बताया है, ठीक है ना। तो चलो अभी अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अभी का टॉपिक मेरा क्या है, इस वीडियो का टॉपिक मेरा क्या है, मेथड्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। कौन कौन सा मेथड होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब यहाँ से देखो बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है हर चीज़, क्योंकि अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो मार्केट में आपको काम आएगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे दो मेथड होता है, यहाँ पे दो मेथड होता है, ठीक है। कौन सा मेथड? एक मेरा हो गया एसआईपी, दूसरा मेरा हो गया लमसम, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। देखो एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी का पहले फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। आपने काफ़ी बार सुना होगा टीवी के ऐड में, कहीं भी बहुत जगह नाम होता है इसका, एसआईपी कर लो, सिप कर लो, ठीक है ना। तो एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या करते हो आप, इसमें छोटा छोटा पैसा, छोटा छोटा पैसा पर मंथ, ठीक है, छोटा छोटा पैसा पर मंथ आप एक फंड में डालते हो, ठीक है ना। आप एक फंड में डालते हो। अब लमसम में क्या होता है, लमसम में आप एक इकट्ठा पैसा, बड़ा पैसा एक बार एक फंड में डालते हो, बस यही मेन डिफरेंस है। बस इतना सही कंसेप्ट था। एसआईपी में आप छोटा छोटा पैसा पर मंथ एक फंड में डालते हो, और अगर इकट्ठा पैसा एक बार में ही अगर किसी फंड में डाला तो उसको कहते हैं लमसम। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो इमेजिन करो आपके पास है 10 लाख, ठीक है ना। आपके पास है 10 लाख, चलो इसको ऐसे नहीं समझते, इसको समझते हैं आपके पास है 20 लाख, ठीक है। आपके पास है 20 लाख। अब एक जगह है आपका 10 लाख, आपने सोचा दो जगह से दो जगह में इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। आपका एक जगह आपने एक अलग किया 10 लाख और दूसरी जगह आपने अलग किया 10 लाख, ठीक है। एक में आपने चूज किया, आपने दो फंड चूज किया। एक फंड है मेरा ए, और इसका मैं कलर चेंज कर दूं, देखो ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं तो आप समझना। एक है फंड बी, ठीक है। आपने सोचा कि फंड ए में मैं डालता हूँ 10 लाख, क्योंकि आपके पास टोटल 20 लाख थे ना, टोटल आपके पास 20 लाख थे। आपने सोचा कि एक फंड में मैं डालता हूँ 10 लाख, दूसरे फंड में मैं डालता हूँ 10 लाख, तो ए फंड में 10 लाख, बी फंड में 10 लाख। एक में मेथड चूज किया आपने एसआईपी का, ठीक है ना। एक में चूज किया आपने एसआईपी का, एक में आपने किया लमसम, ठीक है। एक में आपने चूज किया एसआईपी, एक में आपने किया लमसम। अब देखो किस तरीके से होगा ये, पहले आपको मैं बताता हूँ। अब मैंने क्या बोला कि 10 लाख तो आप एक इकट्ठा डाल दोगे ना, लमसम में आप क्या करते हो कि आप 10 लाख उठाओगे मार्केट में, ठीक है। आप 10 लाख उठाओगे मार्केट में और आज पूरा पैसा आप डाल दोगे, ठीक है। आप आज पूरा पैसा डाल दोगे। अब लमसम में कैसे होगा, एसआईपी में कैसे होगा, एसआईपी में आप क्या करोगे, इस 10 लाख का पहले इसको कितना, आपको आपका ड्यूरेशन क्या है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना। मेरा ड्यूरेशन क्या है, तो मैं मानता हूँ कि आपका ड्यूरेशन कहीं ना कहीं 10 साल है, ठीक है। चलो 10 साल मानते हैं क्योंकि 10 साल एक अच्छा टाइम है, ठीक है ना। ड्यूरेशन आपका 10 ईयर्स है। अब चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी, चलो देखते हैं। अब कैलकुलेटर में देखते हैं, लाइव कैलकुलेटर में देखते हैं, और
आपको वहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ समझ में आएगा। तो देखो, ये है मेरा कैलकुलेटर। अब पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर कर दूँ, फिर हम लोग इसको इरेज़ करेंगे। तो एसआईपी आपके पास 20 लाख था टोटल, आप 10 लाख डालते हो एसआईपी के थ्रू, 10 लाख डालते हो आप सोचते हो लमसम के थ्रू। अब मेरे को ये देखना है कि यार डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है ना, डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर मैं 10 लाख आपको एसआईपी में डालना और आपका टाइम होराइजन है 10 साल, ठीक है ना, तो इसको पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका पर मंथ कितना पैसा बन रहा है। ठीक है, तो पहले 10 साल को हम लोग डिवाइड करते हैं। आपका 10 लाख था ना, चलो कैलकुलेटर में हम लोग देखते हैं। ये है आपका कितना, 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख को हम लोग डिवाइड करते हैं क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स इससे डिवाइड करो 10 से। आपका हर साल का क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, हर साल मतलब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगर एसआईपी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, लमसम में तो आप इकट्ठा डालोगे, हम लोग देखेंगे उस चीज़ को। बट एसआईपी में क्या मैंने बोला कि एसआईपी में आप वो पैसा डालते हो जो आप पर मंथ डालते हो। ठीक है, तो इमेजिन करो आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 20 लाख है, आप सोच रहे हो 10 लाख में एसआईपी के थ्रू डालूं, 10 लाख में लमसम के थ्रू डालूं, तो आपको पता करना है कि रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना, पहले उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं कि रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगा, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग कहाँ थे, 10 लाख को मैंने 10 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि ये मेरा टाइम ड्यूरेशन है। तो इससे आपको ये अमाउंट मिल गया कि पर ईयर मेरे को कितना पैसा डालना है। ठीक है, बट मैंने क्या बोला, पर मंथ देखना है, तो फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से। पर मंथ हम लोगों को कितना डालना है, पर मंथ हम लोगों को कितना डालना है, 8300। ठीक है ना, मतलब 8300 आप पर 8300 ही मानते हैं, 8300 आप चाह रहे हो मैं पर मंथ डालूं, आप चाह रहे हो कि पर मंथ मैं 8300 डालूं। मैं आपको समराइज करता हूं, पर मंथ 8300 कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है ना, 10 साल के लिए। और इसके वर्सेस में क्या है, इसके वर्सेस में क्या है, आप 10 लाख लमसम डालो। यही कंपैरिजन करना है ना हम लोग को कि एक एसआईपी में मेरा क्या रिटर्न है और मेरा लमसम में क्या रिटर्न है। ठीक है ना, तो 10 लाख आप लमसम में इकट्ठा डालोगे और एसआईपी में डालना है, तो उसी 10 लाख को आप डिवाइड करोगे। पहले तो 10 से डिवाइड करोगे, फिर उसको 12 से डिवाइड करोगे, तो 8300 पर मंथ जो मेरा आएगा वो आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हम मेरे को ये जानना है कि रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगा, यही जानना है ना। तो ये अमाउंट याद रखना 8300। ठीक है, 8300। तो चलो हम लोग अब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट चलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एसआईपी का कैलकुलेटर। ठीक है, तो पर मंथ मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने डिसाइड किया है, 10 लाख के कैपिटल पे 8300 हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेशन किया था। ठीक है ना, मैं 33 को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उतना से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया 8300, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, हो गया 8300। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम क्या लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम अगर हम 10 साल का ले रहे हैं तो हम 12% ले सकते हैं। ठीक है ना, 12% CAGR का हम ले सकते हैं। तो ये इसको मैं चेंज नहीं करने वाला, 12% है। ठीक है, हम लोग उस केस में भी 12% लेंगे। तो टाइम पीरियड मेरा क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, 10 साल। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट एग्जाम्पल में हमने लिया था तो हम 10 साल ही देखेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, 10 लाख मैंने डिस्कस किया था ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा कम क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8300 समथिंग आ रहा था, मैंने 8300 कैलकुलेशन में लिया है, तो ये थोड़ा सा कम दिखा रहा है। बट उतना कम से कोई इशू नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा कितना है, इतना। एस्टिमेटेड रिटर्न्स मेरा कितना है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स भी मेरा 9 लाख है, समझ रहे हो। 9 लाख लगाया और 9 लाख मिल गया, मतलब 100% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बन कितना गया टोटल, 10 लाख लगाए थे, ठीक है ना, 20 लाख बन गया है। टोटल वैल्यू देखो मेरा ये क्या है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, इतना हम लोगों ने लगाया है 10 साल में। ठीक है ना, धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू। उसके बाद एस्टिमेटेड रिटर्न्स मेरा क्या है, 9,32,000। टोटल वैल्यू कितना हुआ, 19,28,000। ठीक है ना, टोटल वैल्यू कितना हुआ मेरा, 19,28,000। अब ये मेरा क्या का कैलकुलेशन है, ये मेरा एसआईपी का कैलकुलेशन है। ठीक है, ये मेरा एसआईपी का कैलकुलेशन है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ये है। तो हम लोगों का रिटर्न्स कितना है, देखो हम लोगों को इससे मतलब है ना, रिटर्न्स कितना हुआ, तो हम लोगों को रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे 9 लाख। ठीक है, 9,32,000, मतलब आप 10 लाख लगाए हो तो आपको 9 लाख के आसपास मिल रहा है रिटर्न्स आपका। अब यही चीज सेम 10 लाख ये हम लोग एसआईपी के थ्रू लगाए हैं पर मंथ, अब यही हम लोग लमसम लगाते, मान लो कि यही हम लोग अगर लमसम लगाते, तो मेरा क्या परसेंट रिटर्न होता, कितना अमाउंट में रिटर्न मिलता, उसी 10 लाख पे हम लोग ये चीज समझते हैं।
चलो आओ इसका कैलकुलेशन समझते हैं, अभी नंबर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट क्या है, 10 लाख, क्योंकि हम लोग क्या इकट्ठा लगा रहे हैं पैसा एक बार में। हो गया मेरा 10 लाख, ठीक है ना। यहाँ पे दिख गया आपको इन्वेस्टेड अमाउंट 10 lakhs। लास्ट केस में भी हम लोगों ने यही किया था, ठीक है ना। लास्ट केस में भी हम लोग के पास पैसा 10 ही लाख था, ठीक है। बस उस केस में एसआईपी में हम लोगों ने तोड़ के लगाया था पर मंथ, इसमें हम लोगों ने इकट्ठा लगा दिया लमसम में। अब देखते हैं क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, ठीक है ना। यही हम लोगों ने लास्ट में भी माना था। टाइम पीरियड 10 years सेम है हमारा। अब देखते हैं रिटर्न क्या है। इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा 10 लाख, एस्टिमेटेड रिटर्न है मेरा 21 लाख, ठीक है। टोटल वैल्यू हो गया मेरा 31। तो हम लोगों को टोटल से मतलब नहीं, हम लोग को फिलहाल मतलब है एस्टिमेटेड रिटर्न से, मेरा रिटर्न कितना है। तो 10 लाख लगा के आपको यहाँ पे 10 लाख लगा के 21 लाख मिल रहा है, ठीक है ना। अब एसआईपी वाले केस में कितना मिल रहा था, एसआईपी वाले केस में हम लोगों को 10 लाख लगा के एस्टिमेटेड रिटर्न 10 लाख मिल रहा था, ठीक है। मतलब एसआईपी में हम लोग को, मैं आप समराइज करता हूँ आपको, एसआईपी में हम लोग का जो 10 लाख था, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, आप एक आदमी के पास 20 लाख है, 10 लाख इधर लगा रहा है, 10 लाख इधर लगा रहा है, एक एसआईपी एक लमसम, तो किसको कितना ज्यादा फायदा होगा, ये एग्जाम्पल था ना हमारा। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। एसआईपी में जो 10 लाख था मेरा, वो 10 लाख का रिटर्न दिया, और लमसम में जो मैंने 10 लाख डाला था, वो मेरा रिटर्न दे रहा है 21 लाख, ठीक है। वो मेरा रिटर्न दे रहा है 21 लाख। अब ये मेजर डिफरेंस आया क्यों, ठीक है ना। मेजर डिफरेंस आया क्यों, अब आपके दिमाग में कई सारा क्वेश्चन होगा कि यार जब ऐसा है तो मैं लमसम में ही पैसा क्यों ना डाल दूं, एसआईपी में पैसा क्यों डालना है फिर। ये सब भी तो डाउट होगा ना, और अच्छा डाउट है, क्योंकि डिफरेंस देख रहे हो अमाउंट का, आप समझ रहे हो, ये डिफरेंस देख रहे हो, इतना ज्यादा डिफरेंस है। ये 10 लाख से 10 लाख बना रहे हैं, और ये 10 लाख से 21 लाख बना रहे हैं, ठीक है। तो क्यों इतना डिफरेंस है, तो मैं आपको चलो बताता हूँ प्रैक्टिकल की क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है। तो देखो, जब भी हम लोग एसआईपी करते हैं ना, जब भी हम लोग एसआईपी करते हैं, तो आप क्या किए, आप उस पैसे को ब्रेक करते हो, 10 लाख को आप ब्रेक करते हो 8300 में, जो हमारा मंथली बन रहा था। 8300 को आप ब्रेक करते हो। अब ये पैसा आप एक मंथ में डाले, ये दूसरे मंथ में डाले, तीसरे मंथ में डाले, चौथे मंथ में डाले, तो आप समझ रहे हो इसका जो रिटर्न मिलेगा, समझना ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसका जो रिटर्न मिलेगा आपको, जैसे इस मंथ आपको किस पे रिटर्न मिलेगा, इस अमाउंट पे रिटर्न मिलेगा। इस वाले मंथ में किस पे रिटर्न मिलेगा, इस दोनों अमाउंट पे रिटर्न मिलेगा। इस वाले मंथ में किस पे रिटर्न मिलेगा, इस तीनों अमाउंट पे रिटर्न मिलेगा। ये हो गया एसआईपी का केस। आपको एसआईपी के केस में रिटर्न उस अमाउंट पे मिलता है जो आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप बहुत धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब लमसम के केस में क्या होता है, लमसम में मान लो कि आप चलो मंथ वन मान लेते हैं, डे वन नहीं मानते। मान लो कि आप मंथ वन में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है ना, एक 10 लाख डाल दिए। अब मंथ टू में अगर मान लो 1% ऊपर है, तो वो पूरा 1% का जो रिटर्न है वो इसके ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो पूरा 1% का रिटर्न है वो इस पे मिल जाएगा। अब वही चीज अगर हम देखें, इधर हम अगर 8300 पे देखें, अगर 8300 पे 1% मिलता है तो कितना रिटर्न मिलेगा, 83 रुपीज, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ। बट यहाँ पे 1% कितना हो गया इसका, इसका 1% कितना हो गया, इसका 10% हो गया 1 लाख, ठीक है ना। 10% हो गया 1 लाख, और 1% हो गया इसका 10,000। जहां पे एक मंथ में आपको 83 रुपीज का रिटर्न मिल रहा था, वहां एक मंथ में इसमें आपको 10,000 का रिटर्न मिल रहा है। इसी वजह से रिटर्न ज्यादा हो जाता है। क्यों, मेन रीजन मैं आपको अगर बताना चाहूँ, मेन रीजन क्या है लमसम में ज्यादा रिटर्न आने का, इसका मेन रीजन ये है कि आप एक बार में जो इकट्ठा पैसा डालते हो, इकट्ठा पैसा में जो रिटर्न आता है वो आपका ज्यादा आने लगता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना, ज्यादा आने लगता है स्टार्टिंग से ही, और ये कंपाउंडिंग होके एक ज्यादा बड़ा अमाउंट बन जाता है। और एसआईपी में क्या प्रॉब्लम आ जाता है, एसआईपी में आप पैसा धीरे डालते हो, हर मंथ हर मंथ हर मंथ हर मंथ, तो रिटर्न इस पे आएगा पहले, फिर उस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर उस पे आएगा। आप इकट्ठा 10 लाख नहीं डाल रहे हो, आपका जब 10 लाख जो डालते होते हो वो 10 साल तक डालते होते हो, ठीक है ना। अब 10 साल तक धीरे धीरे डाल रहे हो पैसा, तो उस पर धीरे धीरे रिटर्न आता है। और इसमें क्या होता है लमसम में, कि आप इकट्ठा 10 लाख एक ही दिन में डाल रहे हो, तो अगले मंथ आपको इस पूरे 10 लाख पे रिटर्न मिलता है, तो आपका रिटर्न कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने एसआईपी और लमसम का कैलकुलेटर देखा, ये जो हम लोगों ने एसआईपी और लमसम का कैलकुलेटर देखा, ये जो लमसम में जो इतना ज्यादा अमाउंट आ रहा है 21 लाख, वो इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि इसमें डे टू से आपको रिटर्न मिल रहा है,
ठीक है, और रिटर्न ऐसा नहीं अच्छा खासा। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो एसआईपी है मेरा, जो एसआईपी है मेरा, इसमें रिटर्न स्लोली मिलता है, इसमें रिटर्न स्लोली मिलता है। और रिटर्न स्लोली मिलने के बाद इसीलिए आपका क्या होता है कि आपका रिटर्न इसमें परसेंट में कम होता है, ठीक है, कम होता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि एसआईपी में मेरा जो परसेंट ऑफ रिटर्न होता है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न बोलते हैं, ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न मेरा एसआईपी में होता है कम, ठीक है। और मेरा जो लमसम होता है, मेरा जो लमसम होता है, या इसको बोल सकते हो आप वन टाइम, इसमें मेरा जो परसेंट ऑफ रिटर्न होता है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न होता है, ये हायर होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने अभी देखी और समझा कि ऐसा क्यों होता है। ये भी हम लोग समझे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसआईपी में आप स्लोली पैसा डालते हो तो स्लोली उस पैसे पे रिटर्न मिलता है, और लमसम में आप इकट्ठा डालते हो तो उस पैसे पे जब इकट्ठा रिटर्न मिलता है तो वो परसेंट ज़्यादा दिखता है, ठीक है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा दिखता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको अगर एब्सोल्यूट में देखें तो वो परसेंट ज़्यादा रिटर्न मिलता है, बस ये है, ठीक है ना, ये मेन डिफरेंस है। बट अब आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि यार फिर मेरे को तो एसआईपी, अगर बात करें फिर एसआईपी वर्सेस लमसम का, ठीक है, एसआईपी वर्सेस लमसम का, तो अब काफ़ी लोग को लमसम पसंद आएगा, ठीक है ना, और आना भी चाहिए। काफ़ी लोग को अब लमसम पसंद आएगा और आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो ऑब्वियसली यहाँ परसेंटेज ऑफ रिटर्न हायर है, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो हायर है, तो ऑब्वियसली पसंद आएगा बहुत लोग को लमसम। बट क्या लमसम सही है या एसआईपी सही है? फिर लोग ये क्यों बोलते हैं कि एसआईपी सही है, क्यों बोलते हैं कि एसआईपी सही है? तो देखो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। इसको पहले मैं इरेज करता हूँ और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। अब देखो, ये है एक रास्ता, ठीक है ना, रोड है ये, ठीक है, ये कच्ची सड़क है और ये है आपका हाईवे, ठीक है। आपके घर पे दो गाड़ी है, एक है कार, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन कार हो गया बट ठीक है, और ये है आपके पास एक बाइक, ठीक है, ये है आपके पास एक बाइक। तो दोनों में से अच्छा कौन? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपके घर का स्थिति है, ठीक है ना, ये आपका कार है और ये आपका बाइक है और ये रास्ता है नॉर्मल। तो मैं पूछता हूँ आपसे कि आपको कौन सा पसंद है, ये पसंद है कि ये पसंद है? तो आप बोलोगे यार कि पसंद का क्या बात है, अगर रास्ता अच्छा होगा तो मैं कार से चला जाऊंगा, अगर रास्ता खराब होगा, पतला सड़क होगा, तो मैं बाइक प्रेफर करूंगा, ठीक है। आपका ये जनरल सा आंसर होगा कि अगर रास्ता पतला होता है तो मैं बाइक से चला जाऊंगा, अगर रास्ता चौड़ा होता है तो मैं, अच्छा होता है रास्ता, तो मैं कार से चला जाऊंगा, क्योंकि छोटे रास्ते पे हम लोग कार को लेके जा नहीं सकते। तो ये सिंपल सा रीजन है, ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिकल रीजन है। तो उसी तरीके से इससे हम लोग क्या समझे कि जिस तरीके का आपका नीड है, मतलब यहाँ पतला रास्ता था तो आपको नीड था पतले गाड़ी का, छोटे गाड़ी का, तो आप बाइक चूज किए हो, और यहाँ पे रास्ता बड़ा है तो आप चूज किए हो इस तरीके का गाड़ी, कार का। तो इसमें कोई भी ना कार सही है ना बाइक सही है, सही वो है जो आपका नीड है, ठीक है ना। तो इसी एग्जाम्पल से मैं आपको अब समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो यही मैं अगर एसआईपी वर्सेस लमसम में डालूं, यही अगर मैं एसआईपी वर्सेस लमसम में डालूं, तो क्या सही क्या गलत है? तो वही बात आ गया, नीड क्या है, ठीक है ना, आपका नीड क्या है, वही बात फिर से आ गया कि नीड क्या है। तो देखो, अगर आपके पास, अब देखो सबके पास तो 10 लाख इकट्ठा नहीं होता ना। अगर मैं बात करूं, देखो एसआईपी का भी अपना फायदा है और लमसम का अपना फायदा है, ठीक है। अब देखो इकट्ठा किसी के पास 10 लाख तो होता नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो है, तो चलो 50 लाख ले लें फिर, ठीक है ना। आप बोलोगे मेरे पास है तो चलो 50 करोड़ ले लें फिर, ठीक है ना। ये तो फिर नंबर बढ़ता जाएगा ना, बट 10 लाख लेके समझ रहे थे। तो देखो हर लोग के पास 10 लाख नहीं होता, ठीक है ना, कि इकट्ठा डाल दे मार्केट में। तो वो क्या करे, फिर वो इन्वेस्टमेंट ना करें, अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ना करें, ठीक है। क्या नहीं करेंगे ये लोग? तो ऐसा नहीं है ना, क्यों नहीं करोगे? आप छोटा पैसा डाल के करो ना, एसआईपी के थ्रू जाओ। लेकिन अब कोई बहुत बड़ा बड़ा पैसा है किसी के पास, ठीक है ना, उसको करना इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा, या लमसम में जाओ तुम, ठीक है ना, तुम पर मंथ 1 लाख रुपए लगाते रहो। अब देखो क्या होगा, अब कोई बोलेगा यार मैं 1 लाख मेरे पास पर मंथ लगाने को है, तो मैं एसआईपी में क्यों ना जाऊँ? देखो एसआईपी में अगर आप 1 लाख पर मंथ लगाते हो तो आपको हमेशा वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन लमसम में ऐसा नहीं है। मान लो कि आप आज लगाए हो, फिर 10 दिन बाद लगाए, फिर नहीं मन है तो 4 साल नहीं लगाए, फिर 5वें साल लगाए, फिर मन नहीं है तो छठे साल लगाए, फिर लगाना ही छोड़ दिए। बट एसआईपी में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आपको हर मंथ फिक्स्ड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आता है। तो मेजरली हम लोग अब डिस्कस करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखो एसआईपी वर्सेस लमसम का जो डिबेट है, अगर बोले कौन सा बेहतर है, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। एसआईपी में आप क्या करते हो,
एसआईपी में आप बहुत छोटा-छोटा अमाउंट डालते हो, ठीक है ना? 500 पर मंथ, 600 पर मंथ, 8000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, वो 100 रुपीज़ पर मंथ। तो आप जब इस तरीके से करते हो ना, तो इसमें ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला 5000, 100, 1000, 10,000 तो ये आप फिक्स्ड करोगे। जैसे मैं फिक्स करता हूँ 1000, 1000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है ना? 1000 रुपीज़ पर मंथ, ये आप एसआईपी में डाल रहे हो। तो इसमें क्या होगा, देखो एसआईपी में आप डालते हो तो इसका एक फ़ायदा होता है, इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है ना? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, पहले हम लोग एसआईपी डिस्कस करते हैं। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट है, जैसे हम लोग देखो मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, एसआईपी को हमेशा यूज़ करना चाहिए इक्विटी मार्केट के लिए। इस चीज़ को आप अभी फ़िलहाल तो रट लो या समझ लो, मैं आपको बताऊँगा क्यों। और लमसम में, जो लमसम है, इस पैसा को आपको एक साउंड माइंड क्या करेगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? आप चाहो तो कल अपना पूरा जायदाद बेच के रिलायंस में लगा सकते हो, बट क्या ये प्रेफ़रेबल है? नहीं। तो वही है, करने को आप कुछ भी कर सकते हो बट एक सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? देखो मार्केट में ना आप करने को कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? प्रॉफ़िट भी बन जाएगा बट लॉन्ग टर्म में सही क्या है, ठीक है? लोग क्या करते हैं जिनको जानकारी है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। तो एसआईपी हमेशा इक्विटी में करना चाहिए और लमसम हमेशा वैसे इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए जो थोड़ा सेफ़र साइड हो, ठीक है ना? जो थोड़ा सेफ़र साइड हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अब चलो इसको समझ लेते हैं। ये मैंने आपको कंक्लूज़न दिया बट इसके पीछे का रीज़निंग समझ लेते हैं। तो देखो एसआईपी का बात करते हैं पहले। तो एसआईपी में आप 1000 पर मंथ अगर डाल रहे हो तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला इक्विटी में डालना है। अब इक्विटी का अगर हम लोग चार्ट देखें, तो इस तरीके का कुछ चार्ट होता है इक्विटी का। हाँ, इक्विटी का कुछ इस तरीके का चार्ट होता है। मान लो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, लॉन्ग टर्म में तो हमेशा ऊपर ही जाएगी ना, आप देखे होंगे। ये अगर 5 ईयर का चार्ट को कंसीडर करें, इसको मान लो 5 ईयर मानते हैं, तो आप ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि हमेशा मार्केट ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म में। तो ये अगर मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है, कलर मैं चेंज करता हूँ, ये अगर मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है, तो ये आपको दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर रहेगी, तब आप कम यूनिट बाय कर पाओगे एसआईपी के केस में। क्योंकि देखो आप 1000 इक्वली लगा रहे हो हर मंथ, ठीक है? अब यहाँ पे कोई चीज़ महँगा है तो आपको महँगा है तो इस रुपए में कम चीज़ मिलेगा वो। और जब मार्केट डाउन होती है, मान लो यहाँ पे है मार्केट, तो आप इसी 1000 में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक खरीद सकते हो, ठीक है? अपने इसी 1000 रुपीज़ से। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। ना ज़्यादा ऊपर कंसीडर करेगा, ना ज़्यादा नीचे कंसीडर करेगा। ये आपका बिल्कुल एक तरह का लीनियर जैसा बन जाएगा और आपका रिटर्न कांस्टेंट जैसा बढ़ेगा, ठीक है? तो इसी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ना बहुत ऊपर बाइंग होगा आपका, ना बहुत नीचे बाइंग होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब ऊपर रहता है तो आपका यूनिट इसी 1000 में आप कम चीज़ खरीद पाओगे और जब कोई चीज़ सस्ता हो जाता है तो इसी 1000 में आप ज़्यादा चीज़ खरीद पाओगे। तो इसीलिए इसी वजह से ये एवरेज हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। तो बैलेंस आउट हो जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न दिखता है। ये हो गया मेरा एसआईपी का केस। बट इसी चीज़ को अगर हम समझें लमसम में तो क्या होगा? आ जाओ समझ लेते हैं। मैं फिर से बनाता हूँ निफ्टी 50 का ग्राफ, ठीक है? ये हो गया निफ्टी 50 का ग्राफ मेरा 5 इयर्स का। तो देखो अब इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि आप लमसम लगाते हो तो क्या होगा मैं आपको चलो बताता हूँ। यहाँ पे तो आप एसआईपी लगा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको मैंने बोला जब मार्केट ऊपर रहेगा तो आप कम यूनिट बाई कर पाओगे, जब नीचे रहेगा तो ज़्यादा यूनिट बाई कर पाओगे, तो वो एवरेज हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर लमसम लगा रहे हैं, ठीक है ना? लमसम लगा रहे हैं तो कैसे होगा फिर? चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो मान लो कि आप लमसम लगा रहे हो, आप लगा दिए यहाँ पे जब मार्केट था 10 लाख, ठीक है? मार्केट यहाँ पे गिर गई, आपको अच्छा खासा लॉस दिखाएगा, आपको वेट करना पड़ा, ठीक है? अब मान लो कि आप यहाँ पे बाई किए हो, ठीक है ना? इस डिप पे बाई किए हो, यहाँ पे बाई नहीं कर किए हो, यहाँ पे बाई किए हो, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, बट यहाँ वेट किए तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बाई किया, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, बट अगर कोई यहीं पे बाई कर लिया, अब देखो हर तरह के लोग होते हैं ना मार्केट में। अब कोई यहाँ पे बाई कर लिया, तो उसको इतना बड़ा फॉल भी देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा नो डाउट, बट उसको यहाँ तक फॉल भी देखना पड़ेगा। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि देखो एसआईपी में आप कभी मार्केट को टाइम नहीं करते हो। एसआईपी में आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी इस तरीके का नहीं सोचते कि यार मार्केट अब ऊपर जाएगी, अब नीचे जाएगी, अब ऊपर जाएगी, क्योंकि इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आप नीचे लोगे तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कम यूनिट मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म में वो एवरेज आउट हो जाता है, ठीक है? ये फ़ायदा होता है एसआईपी का लॉन्ग टर्म में। बट
अगर हम बात करें मेरा लमसम का, अगर हम बात करें मेरा लमसम का, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? देखो प्रॉब्लम इसमें एक है, इसमें आप मार्केट को ना टाइम करते हो किस तरीके से, इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों टाइमिंग का मैं बताता हूँ। देखो ये यही था ना निफ्टी का ग्राफ, इस तरीके का निफ्टी का ग्राफ है। अब यहाँ पे टाइमिंग मेरा क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? टाइमिंग मेरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगर आप इस टाइम को नहीं पकड़े तो आपको यहाँ का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पकड़ लिए, मतलब यहाँ बाई कर लिए, तो ये वाला लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये जो डाउनफॉल है, और ये डाउनफॉल और ये बड़ा वाला जो मूव है, ये अच्छा खासा परसेंट में होता है, क्योंकि मैंने बोला ये 5 ईयर का चार्ट ऐसा है। ठीक है ना, 5 ईयर का चार्ट ऐसा है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये जो फ्लक्चुएशन है, ये आपको थोड़ा-सा लमसम में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, थोड़ा-सा जिसको देखने का आदत नहीं है बड़ा-बड़ा लॉस या बड़ा-बड़ा प्रॉफिट, उसको ये प्रॉब्लम करेगा। तो मार्केट में इसीलिए लमसम में हमेशा टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इकट्ठा पैसा डाल रहे हो ना, आपको एवरेजिंग का कोई फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। एवरेजिंग का फ़ायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप इकट्ठा पैसा डाल रहे हो, बार-बार तो पैसा नहीं डाल रहे हो कि आपको एक एवरेज अमाउंट मिले, जैसा कि एसआईपी में होता है। तो लमसम में मेरा यही इश्यू हो जाता है, रिस्क ज़्यादा है लमसम में थोड़ा-सा। रिस्क ज़्यादा है, और फाइनेंस का ये रूल है कि किसी में चीज़ में अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होगा। ये तो रूल है ना, रिटर्न भी ज़्यादा होगा। अगर किसी चीज़ में रिस्क कम है तो उसमें रिटर्न भी कम होगा। एफडी ले लो, एफडी में रिस्क कम है, बैंक इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकती, तो आपको रिटर्न कम मिलता है। स्टॉक में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है तो स्टॉक में रिटर्न ज़्यादा होता है। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ट्रेड ऑफ जैसा। तो वही चीज़ है, मैंने आपको बताया। एसआईपी वर्सेस लमसम का अगर डिबेट देखें, तो ऐसा कोई वन गो में नहीं बोल सकता कि यहाँ एसआईपी बेहतर है या लमसम बेटर है। ठीक है ना, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं समराइज करता हूँ, आपका इंस्ट्रूमेंट किसी में आप इन्वेस्ट करो, अगर वो सेफ है, ठीक है ना, ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है लॉन्ग टर्म में, तो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है तो आप उसमें लमसम करो। ठीक है, पैसा आपका जल्दी बढ़ेगा। बट अगर कोई इंडेक्स है मेरा, ठीक है, ये है नॉन वोलाटाइल, मतलब मैं बताता हूँ एक मिनट, ये है आपका नॉन वोलाटाइल का केस। नॉन वोलाटाइल मतलब थोड़ा सेफ है। ठीक है ना, लॉ सेफ वर्ड हटा देते हैं, क्योंकि सेफ देखो शेयर मार्केट भी सेफ ही है लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, बट नॉन वोलाटाइल है। क्योंकि वोलाटाइल अगर रहेगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बड़ा बड़ा लॉस भी देखने को मिलेगा। अब देखो कोई नॉन वोलाटाइल है तो उसमें लमसम सही है। ठीक है, बट अगर कोई वोलाटाइल है, ठीक है ना, मतलब मूवमेंट ज़्यादा है उस चीज़ में, तो आप उसमें प्रेफर करो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी। ठीक है, उसमें प्रेफर करो एसआईपी। तो मैंने आपको समराइज कर दिया, बहुत अच्छे से किया। तो आप ऐसा वन गो में नहीं बोलोगे कि एसआईपी गलत है, लमसम सही है, लमसम गलत है, एसआईपी सही है। आपका नीड क्या है? ठीक है ना, आपका नीड क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? ठीक है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो देखो, मैं एसआईपी करता हूँ इक्विटी में, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि वोलाटाइल है। ठीक है ना, इसमें मेरा फायदा हो जाएगा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लॉन्ग टर्म में। और लमसम में कहाँ करता हूँ? लमसम में कहाँ करता हूँ? तो लमसम में करता हूँ डेट फंड्स में। ठीक है, लमसम में करता हूँ डेट फंड्स में। ये मैंने आपको बता दिया। अब क्यों? देखो, डेट हमेशा एक सेफर इंस्ट्रूमेंट रहता है। अगर मान लो कि देखो, डेट मतलब क्या होता है, अब वीडियो को थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ। डेट मतलब ये होता है कि जैसे रिलायंस को मार्केट से पैसा चाहिए। ठीक है, तो अगर रिलायंस को पैसा आप देते हो, रिलायंस को अगर पैसा चाहिए और रिलायंस को अगर पैसा आप देते हो, तो वो एक तरह का डेट ही होता है। ठीक है, वो एक तरह का डेट ही होता है। आपका पैसा रिलायंस को जा रहा है तो वो आपको एज ए इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। तो शेयर मार्केट का पैसा मतलब देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, शेयर मार्केट में जो पैसा जाता है ना, वो थोड़ा रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि वोलाटिलिटी उसमें ज़्यादा होता है। अब जो डेट का जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। उसमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होता। तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होता, फिक्स्ड परसेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो ज़्यादा रिटर्न नहीं होता, तो रिस्क भी ज़्यादा नहीं होता। तो जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो डेट का जो पैसा होता है ना, वो डेट को पहले मिल जाता है। जो डेटर्स होते हैं ना, वो पहले अपना पैसा क्लियर करते हैं जिनसे वो लोन लेते हैं। तो डेट का पैसा सेफ माना जाता है। यहाँ पे आप 7 से 8% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 7 से जब ये सेफ होता है, मैंने क्या बोला, लमसम में आपको वहाँ करना है जहाँ पे आपका वोलाटाइल कम हो, और वोलाटाइल कम हो, हाँ, और एसआईपी में कहाँ करना है जहाँ वोलाटिलिटी ज़्यादा हो। तो मैंने आपको क्या बोला कि डेट फंड्स में रिस्क कम होता है। ठीक है, रिस्क होता है कम डेट फंड में। तो ग्राफ इसका कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखेगा, किसी भी डेट फंड का। ठीक है, ये 5 ईयर का ग्राफ है, हाँ ये 5 ईयर का ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा डेट फंड का ग्राफ है। ठीक है, अब इक्विटी फंड का ग्राफ कैसा होगा? 5 ईयर का ही है।
ये सेम, बस आप इसको समझ लो, ठीक है ना। ये भी है 5 ईयर का इक्विटी फंड, ये 5 ईयर का डेट फंड। अब देखो, अब देख लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। देख लो इस तरीके का। तो इस मार्केट में जब इसमें देखो फ्लक्चुएशन बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लमसम डाल सकते हो, ठीक है ना, लमसम डाल सकते हो। और यहाँ पे आप एसआईपी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने अगेन बताया, अगर आप यहाँ पे लमसम करोगे, यहाँ पे ज़्यादा पैसा डाल दिए, तुरंत लॉस दिखने लगेगा। यहाँ पे ज़्यादा पैसा डाल दोगे, यहाँ थोड़ा दिन के लिए लॉस दिखेगा, फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे, फिर आपका धीरे धीरे ग्राफ ऊपर ही जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। मान लो कि गलती से यहाँ आप लमसम डाल दिए, तो काफ़ी दिन आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर आप इस चीज़ से ओके हो तो ठीक है, आप लमसम भी डाल सकते हो, ठीक है ना, इक्विटी फंड में। बट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो जाता है, लमसम में आपको टाइमिंग देखना पड़ता है मार्केट का, क्या मार्केट चल रही है, किस तरीके से मार्केट चल रही है, टाइम क्या है, इस ये सही समय है मार्केट में पैसा डालने का, लमसम में देखना पड़ता है। बट क्या इक्विटी में देखना पड़ता है ये चीज़? मान लो कि आज देखो, अभी मैं बहुत अच्छा एग्जांपल है, आज मार्केट 19,000 को टच की है, निफ्टी। आज निफ्टी 19,000 को टच की है। तो अगर कोई बोलेगा यार एसआईपी मैं कर दूं, बिंदास करो। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, आपका व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म। आपका व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म। मैंने बोला कि गलत रेट पे भी अगर बाई कर लोगे तो अभी कम यूनिट्स मिलेगा, जब सस्ता होगा, मार्केट जब गिरेगी, मान लो कि जब यही मार्केट चली जाएगी 17,000, तो आपको आपके 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे ही पर मंथ 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट है 19,000, ठीक है, यहाँ पे आपको कम यूनिट्स मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। बट यही 1,000 से आपको मार्केट अगर 17,000 रहेगी, यहाँ पर आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेगा। यूनिट्स मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म में हर चीज़ आपका एवरेज हो जाएगा। समझ रहे हो, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बट अगर आप, तो मैंने क्या बोला, 19,000 पे आप बिल्कुल एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है ना, कर सकते हो। बट क्या 19,000 पे मैं लमसम कर सकता हूँ? अब यहाँ पे रिस्क आ गया, ठीक है, कर सकते हो, बट वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे आपको कोई एवरेजिंग का कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस आता है। अगर आप मार्केट को टाइम कर सकते हो कि माई मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकलने वाली है, अगर आपको नॉलेज है कुछ, ठीक है, तो आप लमसम में जा सकते हो, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट सेफ है। टाइमिंग करना आता है आपको, देखो लमसम में कब जा सकते हो, टाइमिंग करना आता है आपको मार्केट को, तो जा सकते हो, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट का जो ग्राफ है, ठीक है ना, इस तरह से कांस्टेंट टाइप का ग्राफ है, ठीक है, कांस्टेंट टाइप का ग्राफ है, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, तो भी आप लमसम जा सकते हो। इस दोनों केस में आप लमसम जा सकते हो। एसआईपी कब जा सकते हो? जब इंडेक्स बहुत वोलेटाइल है, ठीक है ना, इंडेक्स बहुत वोलेटाइल है, कोई भी असेट बहुत वोलेटाइल है, तो आप एसआईपी जा सकते हो, ठीक है। दूसरा कब जा सकते हो? दूसरा आप तब जा सकते हो जब आपको मार्केट को टाइम करना नहीं आता, ठीक है ना। जैसे अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है 19,000 प्लस, अब किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, किसी को नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, किसी को नॉलेज नहीं है बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस का, किसी को नॉलेज नहीं है बिल्कुल कि मार्केट में क्या चल रहा है। कोई आज पहली बार निफ्टी का नाम ही सुना है, ठीक है, आज पहली बार वो उठा, निफ्टी का नाम सुन लिया, तो क्या अभी वो एसआईपी कर सकता है? हाँ कर सकता है, बस शर्त है कि व्यू उसका लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, ठीक है ना। उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में, तो उसको कोई इशू नहीं है। मार्केट 7,000 है तो भी एसआईपी करो, 17,000 है तो भी एसआईपी करो, 19,000 है तो भी एसआईपी करो, कल 21,000 जाएगी तो भी एसआईपी करो। तो ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया कि क्या है एसआईपी और क्या है लमसम, दोनों का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किसमें रिटर्न ज़्यादा है, किसमें सेफ है, रिटर्न किसमें कम है, कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए। डायरेक्टली किसी को सही और किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं, अपना अपना नीड है, आपको चूज़ करना है कि मेरे को किस तरह का रिटर्न चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ कंसिडर करना पड़ता है, तो ये मैंने आपको बता दिया एसआईपी का कंसेप्ट और लमसम का कंसेप्ट, ठीक है ना, ये आपको मैंने क्लियरली बता दिया। तो अब ये वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दूं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कर लिया, मेथड्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड कर लिया, ठीक है ना, मेथड्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड अभी मैंने ये वीडियो खत्म किया। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बताऊंगा, हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड को चूज कैसे करें यार, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका बेसिक सब क्लियर हो गया है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्यों चूज करना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितने तरह का फंड होता है, लमसम क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, और एसआईपी क्या होता है, क्या करना चाहिए, फ़ायदा है, इंडिया में कितने लोग कर रहे हैं, उसका मैंने डेटा भी आपसे शेयर किया है लास्ट वाले वीडियो में। तो यहाँ तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है,
यहाँ तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। आपको, आप अगर इस वीडियो में डायरेक्टली आ गए हो, हमारा प्रीवियस वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल एकदम अच्छे से बताया हुआ है, विदाउट कोई चार्जेस आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दो टॉपिक हमारा बचता है, हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड को चूज कैसे करना है, ठीक है ना। और वेयर डू आई इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, और स्टे ट्यून, और मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू।